हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं अपने बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया हुआ है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो उसको ढूंढने की तो ज़रूरत ही नहीं है। चलो आज शुरू करते हैं अपना दूसरा यूनिट। उसका पार्ट है मैक्रोलिड्स। अब मैक्रोलिड्स किसका पार्ट है? एंटीबायोटिक का ही पार्ट हमारा मैक्रोलिड्स है। एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये किस पे वर्क करता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। जैसे हमारे बीटा लैक्टम करते थे, वैसे ही हमारा ये मैक्रोलिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करता है। बट ये क्या करता है, आपका स्पेसिफिक बैक्टीरिया पर काम करेगा। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हमने देखा था ना, वहाँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर वर्क हो रहा था। सॉरी, ये तो वही बातों से ये सेम हो गया। वहाँ पे जैसे ग्राम नेगेटिव पर काम कर रहे थे, यहाँ पे जो है ये काम करेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, मैक्रोलिड्स के बारे में। अब इस मैक्रोलिड्स ना एंटीबायोटिक के इस यूनिट में हमें बहुत सारे नहीं, आई गेस 3 ड्रग्स हैं। पर्टिकुलर 3 ड्रग्स की आपको सार पढ़ना है और केमिकल सिंथेसिस देखनी है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। अब मैक्रोलिड्स की अगर बात करें तो इसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था 1952 में। अब मैक्रोलिड्स एरिथ्रोमाइसिन कहाँ से आया आपका? अब ये आया था किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से? सिकोरा पॉलीस्पोरा एरिथ्रिया। ये डिस्कवर किया गया 1952 में पर्टिकुलरली। अब चलो इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अगर किसी के गले में दर्द होता है, जब कभी भी इन्फेक्शन होता है ना, यार मेरे गले में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? एल्थ्रोसिन ले लो। ठीक है, एल्थ्रोसिन बोल देंगे कि भाई एल्थ्रोसिन ले ले, ठीक हो जाएगा। एरिथ्रोमाइसिन ले ले। तो ये क्या है? ये मैक्रोलिड्स का पार्ट है। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम आता है और जो आपके एटिपिकल बैक्टीरिया होते हैं उनको ट्रीट करने में यूज किया जाता है। नॉमेनक्लेचर जो किया था, आपके जो मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग था ना, उसके बाद इसको नाम मिला था मैक्रोलिड। एग्जाम्पल क्लियर हो गया? माइसिन वाले एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। अब देखो यहाँ भी माइसिन था, अमाइनोग्लाइकोसाइड में भी माइसिन था, तो हम कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये अलग है और वो अलग था? उस किसके बेसिस पर? एरिथ्रो के बेसिस पर। आपका जहां भी एरिथ्रो आ गया, क्लेरिथ्रो आ गया, एजिथ्रो आ गया, थ्रो, ठीक है, तो क्या है? ये आपके सारे मैक्रोलिड्स के पार्ट हैं। आप आंखें बंद करके लिखाओगे भैया ये तो मैक्रोलिड्स के हैं, वो सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए ट्रीट किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर बात करें, 14, 15, 16 मेंबर्ड लेक्टोन रिंग्स रहती हैं। क्या रहती हैं आपकी? 14, 15, 16 मेंबर्ड लेक्टोन रिंग रहेंगी। साथ ही साथ बहुत सारी इसमें शुगर मॉइटीज भी प्रेजेंट होती हैं। अब सार की अगर आप बात करो तो जैसे लेक्टोन रिंग साइज है, अब लेक्टोन का जो रिंग साइज होगा उसकी वजह से राइबोसोमल बाइंडिंग पर फर्क पड़ेगा। जो बाइंडिंग है ना वो अफेक्ट होगी। शुगर मॉडिफिकेशन में अगर शुगर मॉडिफाई किया जाए, जो हमारी शुगर मॉइटीज है ना उनका मॉडिफिकेशन आए, तो सबसे पहले एसिड स्टेबिलिटी बढ़ती है, जैसे आपका क्लेरिथ्रोमाइसिन है, जिथ्रोमाइसिन है, और बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। तो ये देख रहे हो, अगर शुगर मॉडिफिकेशन होगा, रिमेंबर अगर सार में कभी भी इस पर्टिकुलर शुगर मॉइटीज में मॉडिफिकेशन होगा, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, एसिड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देन अगर C9 मॉडिफिकेशन हुआ, पर्टिकुलर कार्बन 9 पे मॉडिफिकेशन हुआ, तो वहां पे ईफ्लक्स पंप रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। क्या अफेक्ट होता है आपका? ईफ्लक्स पंप रेजिस्टेंस। अब देखो केमिकल डिग्रेडेशन में क्या होगा, एसिड इंस्टेबिलिटी होगी, तो उसकी वजह से आपका जो कैटल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन जो है वो वहां पे इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा लैक्टोन रिंग का केमिकल डिग्रेडेशन के टाइम पे, और ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन में भी वो अफेक्ट करता है प्रोडक्ट को नहीं, पर्टिकुलर उसके लाइक स्पेसिफिक कार्बन पोजीशनिंग पे, रिंग साइज पे, इन पे अफेक्ट करेगा। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स रिमेंबर आपका एरिथ्रो, क्लेरिथ्रो, एजिथ्रो, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, ये सारे क्या हैं? आपके मैक्रोलिड्स हैं। तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता आप कंफ्यूज रहोगे अब कि क्या क्लासिफिकेशन में कैसे आता है। देखो रोज रोज पढ़ोगे तो बहुत इजी है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, 4-5 यही नाम याद रखो, यही लिखने हैं, यही आएंगे।
ठीक है। अब ये जैसे आपके मैक्रोलिड्स ड्रग्स हैं, तो इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको नोट्स देखने पड़ेंगे, नोट्स में कवर हो जाएगा ये वाला पार्ट। हम लोग सार और केमिकल सिंथेसिस कवर करेंगे। अब कुछ मिसलीनियस एंटीबायोटिक्स भी हैं। उन मिसलीनियस एंटीबायोटिक में सबसे पहले आता है हमारा क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल का हमें सार पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ना, तो यूनिट 2 का सबसे पहला जो कंपाउंड, सबसे पहली जो ड्रग है, उसका हमें सार और सिंथेसिस पढ़ना है, वो है क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल का स्ट्रक्चर में आपके जितने ये इस तरीके का तो स्ट्रक्चर है, पहले तो ये स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है। कार्बन का नंबर है 11, हाइड्रोजन 12, क्लोरीन 2, आपका नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 5 सॉरी। ये आपका फॉर्मूला हो गया क्लोरमफेनिकॉल का। अब जैसे क्लोरम है तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि यहाँ पे क्लोरीन का कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। आपका क्लोरीन 2 क्लोरीन है यहाँ पे, ऑक्सीजन 5 है, ठीक है, ये 5 है। हाइड्रोजन आपके 12 हो गए हर अगर गिना जाए, नाइट्रोजन 2 है आपके पर्टिकुलर, एंड देन आपके जो कार्बन है वो 11 है। तो इस हिसाब से क्लोरमफेनिकॉल का स्ट्रक्चर आप याद कर लोगे कि क्या है, रिंग्स हैं, रिंग्स किस तरीके से फॉर्म हो रही हैं, एक रिंग के साथ कैसे अटैच है। अब इसमें एक हमारी नाइट्रोबेंजीन रिंग है। क्या है, हमारी नाइट्रोबेंजीन रिंग है, और साथ ही साथ डाइक्लोरो एसिटामाइड है। क्या है ये, डाइक्लोरो, 2 क्लोरो हैं वो असिटामाइडो ग्रुप के साथ जुड़े हैं। देन आपके हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोपेनडायोल मोइटी है, हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोपेनडायोल मोइटी। ये केमिकल स्ट्रक्चर है आपके क्लोरमफेनिकॉल का। अब MOA की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या करेगा, राइबोसोमल जो सब यूनिट है 50S राइबोसोमल से बाइंड होता है। सबसे पहले जाएगा, उससे बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद जो उसका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो एक्टिविटी देगा उसको इनिबिट कर लेगा, जाते के साथ ही इनिबिट करके उसकी एक्टिविटी बंद कर देगा। फिर वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, मतलब जो ट्रांसफर होने वाला था, डिवीजन होने वाला था, वो वहीं पे रुक जाएगा, जैसे बंद हो जाएगा। अब ये क्या होता है, अगर आप इसको लो डोज पे लोगे तो क्या होगा, आपका बैक्टीरियोस्टैटिक रहेगा, मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो इनिबिट हो जाएगी, बट ये बैक्टीरिसाइडल हो जाता है कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट, मतलब किल कर देगा। बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक तो पता है ना आपको, हाँ, अगर पता है देन वेल एंड गुड। तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरियासाइडल में वो कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज हैं उसके अगेंस्ट, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, नाइजीरिया मेनिंजिटाइडिस जो है पर्टिकुलर, उसमें वो बैक्टीरियासाइडल रहेगा। अब यूजफुल क्या है, जैसे अरे भाई 1 मिनट रुको, जो आपका यूजेस कब यूज करोगे, मेनिंजाइटिस में यूज करोगे। जो हमारा अल्टरनेटिव है बीटा लैक्टम एलर्जी के लिए, मतलब एक तरीके से बीटा लैक्टम भी यूज कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक मेनिंजाइटिस के लिए हम ये यूज करेंगे मैक्रोलिड्स में। देन आपका रिकेट्सियल इन्फेक्शन है, क्लोरमफेनिकॉल यूज करोगे। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता है जिसमें टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते, मतलब टेट्रासाइक्लिन यूज ही नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे सीरियस एनारोबिक इन्फेक्शन हुआ है अगर, तो पर्टिकुलर हम क्लोरमफेनिकॉल को यूज करेंगे, बट पर्टिकुलर टाइम पर इसका साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बोन मैरो सप्रेशन, मतलब एक तरीके से बोन मैरो सप्रेस होगी, अप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलेगा, GI अपसेट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अगर लंबे समय तक आप इसको यूज करते हो तो ये सारे साइड इफेक्ट है। अब सार की अगर बात करें, सार में ये होता है कि अगर आपके बेंजीन रिंग पे P नाइट्रो ग्रुप है तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उसका काम है वो ये हमारा P नाइट्रो ग्रुप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका काम है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को देना। और रिडक्शन और सब्स्टिट्यूशन, अगर इस P नाइट्रो ग्रुप की जगह आप कोई भी ग्रुप अटैच करते हो उस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग पर, तो क्या होगा, या तो उसकी वजह से क्या होगा, आप सब्स्टिट्यूट कर दो या उसको हटा दो, तो वहां पे एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो क्या है, अगर B नाइट्रो ग्रुप है हमारा, वही एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो कर रहा है। फिर आपके D3O आइसोमर है जो नेचुरल कन्फिग्रेशन है, तो क्या करता है, ये ही पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर एक्टिव है, और एरिथ्रोफॉर्म जो है वो ज़्यादा या कंपैरेटिवली लेस एक्टिव रहती है। फिर आपके OH साइड चेन में आता है अल्कोहल ग्रुप लगता है, जिसका काम जो इसलिए ज़रूरी है, अगर जैसे राइबोसोमल सब यूनिट 50S सब यूनिट में बाइंडिंग करानी है ना, वो बाइंड कराएगा हमारा अल्कोहल ग्रुप। अगर ये ग्रुप साइड चेन में नहीं है देन बाइंडिंग नहीं होगी। डाइक्लोरोएसिटाइल मोइटी होती है, वो भी ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। ऐसा नहीं होता अगर आप मुट्ठी बना रहे हो तो आपके लिए सारी उंगलियां ज़रूरी हैं, तो आपके ये स्ट्रक्चरल
फीचर्स होने ज़रूरी हैं, एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए या कोई चेंजेस किया तो उसकी वजह से एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट कम हो जाएगा। तो क्या है, हमारे डाइक्लोरोएसिटाइल बॉयज सब इनकी मॉइटी ज़रूरी है, ये इनको रहना ज़रूरी है, वरना तो क्या करेंगे, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट को कम कर देंगे। ये फूफा जी हैं शादी के कि भाई इनको अगर नहीं किया, ये ज़रूरी है, वैसे कुछ है नहीं इनका बट स्टिल ज़रूरी है, वरना क्या करेंगे, ये मुंह फुला लेंगे, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट को कम कर देंगे, मतलब खुशियों में थोड़ी सी बाधा बन जाएंगे, ऐसा समझो। अब अमाइड लिंकेज है। अमाइड लिंकेज का काम है एक तो इफेक्टिवनेस रखना बाइंडिंग में और ओरिएंटेशन मेंटेन करके रखना। तो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अटैच्ड है ना ग्रुप, उनकी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है, उनके हटने से, उनके कम होने से, उनको सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, एक्टिविटी खत्म हो जाएगी या एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये सार हो गया, आप समझ गए होंगे आई गेस। इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सार एक ही है क्लोरमफेनिकॉल का, फिर 2 और हैं इस यूनिट के, उसको पढ़ेंगे। सिंथेसिस में क्या होता है, आपका जो सिंथेसिस स्टार्ट होगा वहाँ पे पी नाइट्रो एसिटोफिनॉन है, जब वो ब्रोमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जाएगा तो क्या बनेगा, पर्टिकुलर आपके ये रिएक्शन फॉर्म होंगे। ठीक है, ये सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म होने के बाद ही आपका क्लोरमफेनिकॉल ग्रुप या क्लोरमफेनिकॉल प्रेजेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे ब्रोमिनेशन हुआ ना, ब्रोमिनेशन होने के टाइम पे यहाँ पे HBr जो है वो आपका माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ से निकल जाएगा। फिर ये आपका कंपाउंड फॉर्म होगा पी नाइट्रोफिनाइल एसाइल ब्रोमेड। क्या फॉर्म होगा, पी नाइट्रो एसाइल ब्रोमाइड, फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड। ये आपका क्या कंपाउंड फॉर्म हुआ, आपका ये ब्रोमिनेशन के बाद पी नाइट्रो फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड। देन पर्टिकुलर यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ हेक्सामीन है, हेक्सामाइन के बाद और ये आपका जो कंपाउंड है CH2। देन हेक्सामाइन के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा अमाइनो पी नाइट्रो एसिटोफिनॉन। ये क्या बन गया आपका यहाँ पे, अल्फा अमाइनो पी नाइट्रो एसिटोफिनॉन। देखो यहाँ पर जगह नहीं है, बट क्या करो, आप अपना नोटबुक ले लो या आपके पास ये नोट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो क्या करो, उस नोट्स में लिखना शुरू कर दो। यहाँ पे क्या आएगा आपका, अल्फा अमाइनो पी नाइट्रो एसिटोफिनॉन, ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। अब ये कंपाउंड फॉर्म होने के बाद यहाँ एसिटाइलेशन हुआ, ये एसिटाइलेशन होने के बाद आपका क्या कंपाउंड फॉर्म हुआ, पी नाइट्रो एसिटोअमाइड एसिटोफिन, पी नाइट्रो एसिटोअमाइड एसिटोफिनॉन, ये यहाँ फॉर्म हुआ। देन आपका यहाँ पे प्रोडक्ट लगा CH2ON का। देन क्या फॉर्म होगा आपका, रिडक्शन के बाद ये आपके इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हुए। इंटरमीडिएट कंपाउंड होने के बाद ये आपका आ जाएगा क्लोरमफेनिकॉल बेस। क्या है ये आपका, क्लोरमफेनिकॉल बेस है ये। यहाँ रिजोल्यूशन, देन आपका डाइक्लोरो मिथाइल एसिटेट लगा, ये आपका क्या है, डाइक्लोरो मिथाइल एसिटेट। डाइक्लोरो मिथाइल एसिटेट के बाद आपका क्या फॉर्म हुआ, क्लोरमफेनिकॉल फॉर्म हुआ। ठीक है, ये है हमारा एग्जैक्ट सिंथेसिस ऑफ क्लोरमफेनिकॉल। तो अब क्या करना कि जब भी ये केमिकल सिंथेसिस पढ़ो तो इसको अपनी कॉपी में नोटबुक लेना, लिख के याद करना। कभी भी स्ट्रक्चर याद करनी हो, कभी भी सिंथेसिस याद करनी हो एग्जाम के लिए, तो क्या करो, उसको नोट डाउन करो, 4-4 5-5 बार रफ में नोट करोगे तभी आपको ये सिंथेसिस याद होती है, वरना याद नहीं होती। इसमें बस इतना सा याद है करना है आपको, जैसे यहाँ पे पी नाइट्रो एसिटोफिनॉन है तो यहाँ पे क्या क्या ग्रुप्स अटैच्ड हुए हैं बेंजीन रिंग के साथ। फिर वहाँ ब्रोमिनेशन होने के बाद जब यहाँ रिडक्शन हुआ तो उनकी कैसे पोजीशन शिफ्ट हुई है। अब जैसे यहाँ NO2 था, यहाँ NO2 सेम था, ये बेंजीन रिंग हो गई हमारी, C पे डबल बॉन्ड लगा O के साथ, यहाँ CH3 बोल रहे हैं, बट हमारा क्या हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ है। ब्रोमिनेशन होने के बाद जब इसके साथ अटैच होगा Br हमारा, देखो यहाँ Br अटैच हुआ तो CH3 से एक H कम होगा, यहाँ Br2 है, यहाँ से एक H निकलेगा और Br, जैसे ही H और Br हमारा निकला, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ से गया तो क्या बन गया हमारा, CH2 हो गया और साथ ही साथ Br। तो ऐसे करके हमारे प्रोडक्ट कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उसमें कुछ निकलेगा, कुछ एड ऑन होगा।
कुछ रिमूव होगा, कुछ ऐड ऑन होगा। यही केमिकल सिंथेसिस का मेन पर्सपेक्टिव है, मेन रीजन है कि किस तरीके से आपका एंड प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म होता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक आपका एंडिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट से आप एंडिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे एडिशन और रिडक्शन होते रहेंगे, मतलब ग्रुप्स के। ओके, राइट। सेम ऐसे ही आपके केमिकल स्ट्रक्चर हैं, आप केमिकल स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से याद करोगे।